साथियों, क्या आपका भी सपना है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनने का? आप भी देख रहे हो कि सर हमें डेमो क्लासेस देख ले, कैसा कंटेंट, अगर कंटेंट पसंद आया तो हम कोर्स ज्वाइन करके पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। साथियों, आपका अपना ब्राइट एग्रो क्लासेस लेकर आ चुका है कंप्लीट एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की डेमो क्लासेस। जी हाँ साथियों, ये जो क्लास आप देख रहे हैं इसमें कंप्लीट एक रैंडम एक टॉपिक उठाया गया है और उसकी क्लास आपको अवेलेबल करवाई गई है। ये क्लासेस अपने ऐप के ऊपर अवेलेबल है, जिनमें PDF, नोट्स, कंप्लीट गाइडेंस सब कुछ आपको ऐप के ऊपर दिया जाता है। ये डेमो क्लासेस आपको इसलिए अवेलेबल करवाई जा रही है ताकि आप देख सके क्वालिटी और कंटेंट कैसा है। और मैं आपको बता दूं, जो फीस है ब्राइट एग्रो क्लासेस की वो भी कम रहती है और कंटेंट भी काफ़ी बेटर रहने वाला है। साथ ही एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने के लिए कंप्लीट डिमांड ब्राइट एग्रो क्लासेस सरकार से अपील करता रहा है और करता रहेगा। तो साथियों, क्लास को पूरा एंड तक देखना, आपका जो रिव्यू है वो भी हमें बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, क्वालिटी कैसी थी। और जितनी भी फैकल्टी है सारी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है साथियों, 10 से 15 साल का सभी को एक्सपीरियंस है। तो एंजॉय कीजिए क्लासेस को। कोई डाउट आता है, कुछ पूछना है, कोई क्यूरी है तो ब्राइट एग्रो क्लासेस के कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मैसेज कर देना, कॉल कर लेना। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। अब अगला टॉपिक क्या है अपना? खनिज। खनिज क्या होते हैं? खनिज चट्टानें पढ़ ली, अब खनिज पढ़ेंगे। बताओ, जो भी आता है बताओ। देखो, खनिज बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 या 2 से अधिक। और कोई? और कोई पीछे? इधर? खनिजों का पहले ही बता चुका हूं। खनिजों का निर्माण किससे हुआ? पेरियोडिक टेबल जो पढ़ी है आपने, ठीक है, उसके अंदर 108 तत्व है। कितने तत्व है? 108 तत्व है। उन 108 तत्वों के अंदर बात की जाए कि 2 या 2 से अधिक, या फिर यदि एक है, देखो एक है तो उसको मैंने क्या बताया था? मोनोमिनरिक। क्या बताया था? इसको इंग्लिश में क्या होते हैं? मिनरल। और मोनो मिनरल जो है वो क्या होते हैं? केवल और केवल एक ही तत्व रखते हैं, चाहे वो सोडियम हो, चाहे कैल्शियम हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन बात की जाए कि सबसे ज्यादा कौन सा रखते हैं, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम। कौन से? कैल्शियम और मैग्नीशियम जो तत्व है उन्हीं से कौन से खनिज बनते हैं? मोनो मिनरल। कौन से? एकल खनिज। कौन से बनते हैं? एकल खनिज। उसके बाद में बात की जाती है कि 2 या 2 से अधिक समान गुणों वाले तत्व जब आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। खनिज विभिन्न प्रकार के होते हैं। होते हैं क्या? आपने जितनी भी चीजें अपने हाथ में है, आसपास में है, वो सारी सारी खनिज का ही भाग है कि नहीं है? आपने क्या लोहा पहन रखा है, ये भी क्या है? आयरन है, खनिज है। आपने सोना पहन रखा है, वो भी खनिज है। आपने पेन चला रहे हो, उसके अंदर इंक भरी है, वो भी खनिज का पार्ट है। सारे के सारे खनिज है। पानी पी रहे हो, वो भी क्या है? खनिज है। तो 2 या 2 से अधिक समान गुणों वाले तत्व पता होने चाहिए। 108 तत्व है ना, उन तत्वों के आपस में जुड़ जाने से जो समान गुणों वाले खनिज बनते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? मृदा खनिज। अब जैसे कैल्शियम सल्फेट, कौन सा खनिज है ये? कौन सा है? कैल्शियम और सल्फेट, ठीक है, 2 चीज मिल गए तो कौन सा खनिज बोल देंगे इसको? सल्फेट खनिज बोलेंगे। ठीक है। हमेशा जब भी कोई भी सूत्र को पढ़ा जाता है, ठीक है, रासायनिक सूत्र को पढ़ा जाता है, तो लास्ट वाला जो होता है, ठीक है, उस शब्द को पकड़ा जाता है, उसी से उसका नामांकन होता है। इस प्रकार से खनिजों के अलग अलग गुण होते हैं। गुण क्या होते हैं? खनिज धात्विक हो सकते हैं, नहीं हो सकते? अधात्विक भी हो सकते हैं क्या? धात्विक क्या होते हैं? आवाज आती है। और जिनमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होती वो क्या होते हैं? अधात्विक। फिर बाद में खनिज चमकीले हो सकते हैं क्या? हाँ,
चमकीले हो भी सकते हैं और चमकीले नहीं भी हो सकते। तो चमकीले की बात की जाए, जैसे डायमंड चमकीला होता है, सोना है चमकीला है, कैल्शियम है चमकीला नहीं है ना, ग्रेफाइट है नहीं है, चूना है नहीं है। खनिज कठोर होते हैं क्या? हो सकते हैं। तो ध्यान, खनिज क्या होते हैं? कठोर हो भी सकते हैं और कठोर नहीं भी होंगे। तो कठोरता के बारे में देखो, यहां से क्वेश्चन आता है। कठोरता, खनिजों की कठोरता के बारे में मोहर ने बताया था। किसने बताया था? मोहर नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने बताया था कि इनकी कठोरता अलग अलग होती है। इनमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोहर, याद रखना कौन? मोहर ने खनिजों की कठोरता के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा कठोर होता है हीरा, डायमंड। क्या होता है? हीरा। सर्वाधिक कठोर कौन होता है? हीरा। याद रहेगा। और सबसे कम कठोर क्या होता है? देखो, कठोरता का मतलब है, यहाँ कठोरता को समझो पहले। कठोरता क्या है? आपने जब किसी भी तत्व को पानी के अंदर घोला, किसमें? पानी में घोला, तो वो आसानी से घुल गया तो वो क्या हो गया? कम कठोर। और वो आसानी से नहीं घुला तो क्या हो गया? अधिक कठोर। ठीक है। तो सबसे कम कठोर की बात की जाए तो टाक का नाम सुना है? हाँ, हाँ, टाल्क सुना है? टाल्क सुना? टाल्क, ये सुना है? पढ़ा है कहीं? कोई बात नहीं। सर्वाधिक लड़के और सर्वाधिक लड़कियां इसका डेली यूज करते हैं। ठीक है। लड़कियां मुंह पे यूज करती है, लड़के अपने बॉडी के दूसरे पार्ट पे करते हैं, जिसको पाउडर बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? पाउडर, टेल्कम पाउडर। जो बॉडी के लिए पाउडर यूज करते हैं वही क्या होता है? टाल्क होता है। तो सबसे कम पूछा जाए कठोरता किसकी होती है? पाउडर की। किसकी होती है? पाउडर की, जिसको टेल्कम पाउडर भी बोलते हैं, टाल्क भी बोलते हैं ना, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन पाउडर कभी नहीं पूछा, टाल्क के नाम से इसको पूछा जाता है। ठीक है। यूएसए के अंदर इसको ऐसे लिखा जाता है, दोनों तरीके से लिखा जाता है, ध्यान रखना है ना। तो पाउडर याद रखना, सबसे कम कठोर कौन होता है? पाउडर। पानी में घोलते आसानी से घुल जाता है। सबसे कठोर कौन होता है? हीरा। किस वैज्ञानिक ने कठोरता के बारे में बताया? मोहर ने। यहां से ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर बात करते हैं, क्या ये क्रिस्टलीय होते हैं? क्या हीरा है? क्रिस्टलीय है। क्रिस्टलीय हो भी सकते हैं, अक्रिस्टलीय भी हो सकते हैं। तो खनिज क्या होंगे? क्रिस्टलीय भी होते हैं और अक्रिस्टलीय होते हैं। इनकी संरचना षटभुजाकार हो सकती है, चतुर्भुजाकार हो सकती है, कैसी भी हो सकती है ना। द्विकोणीय हो सकती है, त्रिकोणीय हो सकती है, चतुर्कोणीय होती है, षटकोणीय हो सकती है। तो अलग अलग कोण वाले ये होते हैं। ठीक है। खनिज पूछ ली जाए कौन कौन से कोण होते हैं? द्विकोणीय होते हैं, त्रिकोणीय होते हैं, चतुर्कोणीय होते हैं और षटकोणीय होते हैं। ठीक है। पंचकोण नहीं होता है, त्रिकोण होता है। हाँ? तो हीरा क्या होता है? किसके लिए? षटकोणीय माना जाता है इसको, है ना। चलो, इसके बाद में खनिजों के बारे में बात की जाए। क्या खनिज कार्बनिक हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं? कभी भी खनिज कार्बनिक नहीं होते हैं। ठीक है। खनिज कार्बनिक नहीं होते। हो सकता है कि कार्बनिक पदार्थों की मदद से कोई खनिज उत्पन्न हो जाए। ठीक है, वो हो सकता है। यदि खनिज कार्बनिक पदार्थ होते तो अलग से पढ़ने की क्या जरूरत थी? कार्बनिक पदार्थों को एक साथ ही पढ़ लेते। तो कभी भी खनिज क्या होंगे? कार्बनिक नहीं होंगे। ठीक, ठीक है। क्लियर है? कार्बनिक का मतलब जिनमें जीवांश या जैविक पदार्थ उपस्थित नहीं है। ठीक है। तो वो सारे के सारे अकार्बनिक हो गए, वो खनिज हो गए। चलो, यहां से ये तो परिभाषा हो गई। परिभाषा से क्वेश्चन आता है, कठोरता से आता है, चमकता से आता है कि चमकीले होते हैं, ये क्या होते हैं? क्रिस्टलीय होते हैं, अक्रिस्टलीय होते हैं, धात्विक होते हैं, अधात्विक होते हैं। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आते हैं। कोणों के बारे में क्वेश्चन आते हैं, कभी डेफिनेशन पूछ ली जाए। फिर इनके वर्गीकरण से क्वेश्चन आते हैं। वर्गीकरण, देखो वर्गीकरण में अलग अलग वर्गीकरण आएगा।
पहला वर्गीकरण आएगा उत्पत्ति के आधार पे। किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे खनिजों को दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक और द्वितीयक। कौन कौन से? प्राथमिक और द्वितीयक। याद रखना, प्राथमिक क्या होते हैं, द्वितीयक क्या होते हैं। तो प्राथमिक और द्वितीयक दो ही होते हैं इसके। उत्पत्ति दो ही मानी जाती है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक किसको बोलते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राथमिक किसको बोलेंगे? आपका प्राथमिक कौन है? फादर। और फादर का कौन है? दादा, है ना। तो आपके पूर्वज क्या है? आपके प्राथमिक। आप क्या है? द्वितीयक। बोल सकते हो। तो ध्यान रखना, प्राथमिक किसको बोलेंगे? यहाँ पे प्राथमिक का मतलब अलग है। यहाँ पे प्राथमिक का मतलब है चट्टाने जो होती है वो क्या है? इनके उत्पत्ति का मेन कारण है। किसी भी खनिज के बनने का मेन कारण कौन है? चट्टाने है, रॉक्स है। कौन है? रॉक्स है। देखो, इसमें यदि प्राथमिक और द्वितीयक की बात की जाए तो आकार की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी? आकार की बात की जाएगी। यदि 2 माइक्रोन, क्या 2 माइक्रोन, या बोल सकता हूं मैं इसको 0.002 mm से अधिक आकार वाले, यदि किसी भी मिनरल का आकार क्या है? 2 माइक्रोन या क्या बोलते हैं 0.002 mm से अधिक है, 2 माइक्रोन या 0.002 mm से अधिक है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्राथमिक खनिज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राथमिक खनिज बोलेंगे। और इससे कम है, ठीक है, क्या है? इससे कम है तो क्या हो जाएंगे? द्वितीयक खनिज। यही याद रखना है। अब ये बताओ, मिट्टी की बात करते हैं। मिट्टी के 3 प्रकार के कण होते हैं। कौन? बालू, सिल्ट और क्ले। तो इनमें से प्राथमिक कौन सा है और द्वितीयक कौन सा है? बहुत बड़ा क्वेश्चन यही है। याद रखना, क्ले का आकार क्या होता है? 2 माइक्रोन या उससे कम। तो केवल क्ले कण जो होते हैं वो क्या होते हैं? द्वितीयक खनिज होते हैं, जबकि सिल्ट और रेत जो क्या होते हैं? प्राथमिक खनिज। क्लियर है यहां तक? पीछे क्या बताओ, खड़े हो जाओ। अरे आप तो पहले ही पढ़े हो ना मेरे से, बताओ। इसका नाम है मनीषा, ठीक है। आगे मेरे को पता नहीं है। इसको पढ़ाई से है थोड़ी सी एलर्जी, इसलिए 2-4 दिन क्लास में नहीं आ रही। ऐसे सभी क्लासों में करती है कि मेरी में ही कर रही है? बताओ बताओ। अभी तुम्हारे साथ ही पढ़ रहे हैं ना? इसी में नहीं आती? अच्छा, ऐसा भी है क्या? चलो, तो ये तो अच्छी बात है। चलो, खनिज कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर पूछ लिया जाए। एग्जाम तो आपको भी देना है, नौकरी आपको भी लगना है, तो याद तो सबको करना पड़ेगा। यहाँ सारे बच्चे बैठे, सबको नौकरी लगना है। अब ये कभी नहीं होता है कि 100% सिलेक्शन होते हैं, और उस सिलेक्शन के बीच में और नहीं होने के बीच में क्या होता है? महत्वपूर्ण कारण क्या होता है? वो ऊर्जा का उपयोग। किसका उपयोग? ऊर्जा का उपयोग किस जगह किया आपने? किताबों में किया या फिर और कोई दिशा के अंदर किया, है ना। ऊर्जा से समझ सकते हो अपना जो दिनचर्या है, अपना दिमाग है, उसको कहाँ उपयोग कर रहे हो, है ना। तो कहाँ उपयोग कर रहे हो? चलो बताओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जब तक नहीं बताओगे तब तक पीछा नहीं छोड़ते हम। अभी पढ़ाया, कल तो वैसे भी याद नहीं रहेगा, आज ही याद नहीं है तो क्यों। चलो, इधर पिंक टी शर्ट, हाँ हाँ।
अरे पिंक पीछे वाली होती है यार, ये आगे वाला पिंक कब से हो गया? उत्पत्ति के आधार पे खनिज दो प्रकार के होते हैं, क्या भिन्नता होती है? उत्पत्ति के आधार पे खनिज दो प्रकार के होते हैं, क्या फर्क होता है बेटा, क्या भिन्नता होती है? हाँ देखो बेटा, ये शब्द याद रखना पड़ेगा, ये दोनों चीज जो है ना ये याद रखनी पड़ेगी अपने को, इंपॉर्टेंट यही है इसके अंदर और कुछ नहीं है। अब उदाहरणों की बात की जाए, प्राथमिक खनिजों के उदाहरण क्या है और द्वितीय खनिजों के उदाहरण क्या है? मिट्टी में बता दिया, 3 कण पाए जाते हैं, 2 तो हो गए प्राथमिक, कौन कौन से? रेत और सिल्ट, ठीक है, 2 तो हो गए प्राथमिक, और क्ले क्या हो गया? द्वितीय। बैठ जाओ। फिर बात करेंगे कौन कौन सा? फेल्सपार, फेल्सपार का नाम सुना है? फेल्सपार क्या होता है? प्राथमिक। फिर क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज का नाम सुना है? क्वार्ट्ज का नाम सुना है? हाँ। देखो फेल्सपार 3 प्रकार का होता है, आपसे पूछा जाएगा फेल्सपार, प्राथमिक का एग्जाम्पल है यार, ये बोर्ड ज्यादा ही ऊंचा है, उधर वाली क्लास में शिफ्ट करवाते हैं, ज्यादा बच्चे हो गया, आ जाओगे उसमें? हुआ कुछ नहीं, भगवान ने हाइट देते टाइम पे थोड़ी सी कंजूसी कर ली, थोड़ी हाइट कम रह गई है ना, तो थोड़ा सा बोर्ड पे क्या है, पहुंच नहीं पा रहे। चलो क्वार्ट्स, फिर फेल्सपार। देखो फेल्सपार 3 प्रकार का होता है, कौन कौन सा? पहला होता है जिसमें पोटेशियम पाया जाता है, ठीक है, क्या पाया जाता है? पोटेशियम। दूसरा होता है जिसके अंदर सोडियम पाया जाता है, और तीसरा होता है जिसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है। तो 3 प्रकार के फेल्सपार होते हैं, कौन कौन से? पोटेशियम फेल्सपार, सोडियम फेल्सपार और कैल्शियम फेल्सपार। पोटेशियम फेल्सपार होता है उसको ऑर्थोक्लेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑर्थोक्लेज। आपसे पूछा जाएगा पोटेशियम फेल्सपार कौन सा होता है? ऑर्थोक्लेज। सोडियम फेल्सपार होता है उसको बोला जाता है एल्बाइट, क्या बोला जाता है? एल्बाइट। क्या बोला जाता है? एल्बाइट। और फिर बाद में कैल्शियम फेल्सपार होता है, उसको क्या बोला जाता है? अनोर्थाइट। क्या बोला जाता है? अनोर्थाइट। ये 3 प्रकार के फेल्सपार पाए जाते हैं मृदा के अंदर, ठीक है। पूछा जाएगा भूपपड़ी में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, तो ध्यान रखना फेल्सपार सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फेल्सपार सर्वाधिक पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है ये पूछा जाएगा, तो 48% फेल्सपार पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है? 48%। दूसरे नंबर पे क्वार्ट्ज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्वार्ट्ज पाया जाता है। क्वार्ट्ज कितना होता है? 36%। ये 2 तो आपको याद रखनी है, ठीक है। सर्वाधिक पूछा जाता है फेल्सपार पाया जाता है। फेल्सपार 3 प्रकार के होते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। अब इनके सूत्र पूछ लिए जाए तो कभी कभी इनके सूत्र भी पूछ लिए जाते हैं, तो सूत्र भी लिख लो बेटा। रासायनिक सूत्र क्या होंगे इनके? ज्यादा छोटा हो गया क्या? तो इसमें क्या है? पोटेशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। इसका फॉर्मूला पूछ लिया है, याद रखना क्या है? KAlSi3O8। आपसे इसका कभी कभी रासायनिक सूत्र पूछ लिया जाता है, यदि ज्यादा गहराई तक वो जाता है, और ज्यादा गहराई तक नहीं जाता है तो सीधा सीधा पूछा जाएगा पोटेशियम फेल्सपार कौन सा है, इतना ही पूछा जाएगा। तो ऑर्थोक्लेज याद रखना। फिर दूसरा पूछा जाएगा एल्बाइट, इसमें क्या रखेंगे? सोडियम। सेम फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, सेम हो गया। अब देखो, अब अगले का याद कैसे करें? कैल्शियम के ऊपर कितनी वैलेंसी होती है? 2। तो इसमें 2 होती है, तो बोले 2 आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कहाँ पे आएगा वो 2?
दो दो जगह हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, कैल्शियम Al2Si2O8। ठीक है, कैसे याद रखोगे, कंफ्यूज नहीं होना है। बोले फेल्सपार में दो आता है, बोले प्लस ऊपर दो आता है तो नीचे दो आ गया, तो दो दो बार आ गया। याद रहेगा कि इधर से क्या हुआ, एक सिलिका कम हो गया, इधर एल्यूमिनियम बढ़ गया, क्योंकि इसको भी बैलेंस करना जरूरी है ना, बैलेंस करना जरूरी है ना। तो ये अपने को याद होना चाहिए। फेल्सपार 3 प्रकार के याद रखोगे, याद रहेगा। पीछे वाले आ जाओ। कल ही हरा हरा त्योहार था, हरियाली तीज थी, है ना। पौधा लगाया, माँ के नाम एक पेड़। अरे भाई जीके पढ़ोगे, करंट जीके से क्वेश्चन आ गया, माँ के नाम एक पेड़ अभियान मुख्यमंत्री के द्वारा कब चलाया गया और किस दिन चलाया गया। तो हरियाली तीज को मनाया गया, ठीक है। प्रधानमंत्री ने अलग चलाया था, अब की बार किसने चलाया, सीएम ने चलाया, भजन लाल ने। पूरे राजस्थान के अंदर 11,000 पेड़ लगवाए गए हैं। 11 करोड़, कितने, 11 करोड़ पेड़ लगवाए गए हैं। तो 11 करोड़ पेड़ों के अंदर एक माँ के नाम हर व्यक्ति का था, मतलब 6 से 6.5 करोड़ के आसपास जनसंख्या अपनी। तो 6.5 करोड़ तो हो गए सीधे सीधे। और कोई मेरे जैसा होगा, उसने 1,000-2,000 लगवा दिए होंगे, है ना। तो किसी ने 2 भी लगाए होंगे, किसी ने 3 भी लगाए होंगे, और किसी ने लगवाए भी नहीं होंगे। बेटा मैं हर साल कम से कम 1100 पेड़ लगवाता हूँ, कम से कम 1100 ना। और अब की बात 3,000 पौधे लगवाए हैं, हर साल लगवाता हूँ। और जिस भी बच्चे को पौधे चाहिए फ्री में मेरे से ले ले, लेके हम देंगे सरकारी, सरकारी पौधे देंगे हम, ठीक है। चलो, पोटेशियम फेल्सपार होता है, उसका नाम पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे। हाँ, ऑर्थोक्लेज, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, याद रहेगा, तीनों अलग अलग पूछ लिया, याद रहेगा। फिर उदाहरण की बात किया, क्वार्ट्स हो गया, फेल्सपार हो गया, फिर अगला उदाहरण माइका, क्या आएगा, माइका। ऐसे कुछ छोटे छोटे उदाहरण पूछ ले जाएंगे। फिर बाद में रेत और सिल्ट, ये कुछ उदाहरण आप याद रखना कि ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं, प्राथमिक खनिजों के उदाहरण है। अब द्वितीय के उदाहरण पूछ लिए जाए, द्वितीय के उदाहरण क्या हो जाएंगे, बैठ जाओ बेटा। मृत्तिका, क्या हो जाएंगे, मृत्तिका या क्ले। तो देखो क्ले के अंदर क्ले खनिजों की बात करेंगे, क्ले को सिलिकेट खनिज बोले जाते हैं। क्या बोला जाता है, सिलिकेट खनिज बोले जाते हैं, क्योंकि इसमें सिलिका ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। क्या पाई जाती है, सिलिका ज्यादा पाई जाती है, इसलिए क्या बोलते हैं, सिलिकेट खनिज बोलते हैं। अपने से सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, सिलिकेट में केलियोनाइट 1:1 वाला एक खनिज पाया जाता है, 1:1। 1:1 क्या होता है ये, एक अनुपात एक पूछ लिया, ध्यान रखना। एक होता है इसके अंदर सिलिका, क्या होता है, और दूसरा होता है एल्यूमिनियम, क्या होता है, एल्यूमिनियम। दो अलग अलग पाए जा रहे हैं, क्या क्या है, एक अनुपात तो है सिलिका का, दूसरा क्या है, मतलब 50-50% मात्रा है, क्या है, सिलिका और एल्यूमिनियम की है। तो पूछ लिया केलियोनाइट, ये सर्वाधिक किन प्रकार के मृदाओं में पाया जाता है। तो ध्यान रखना कि सबसे पहले तो क्या है, ये मृत्तिका का भाग है, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखना कि ये द्वितीय खनिज है। तीसरा कहाँ पाया जाता है, लाल मृदाओं में। कहाँ पाया जाता है, लाल मृदाओं में, ये पूछा जाएगा। कहाँ पाया जाता है, लाल मृदाओं में। फिर इसके बाद में 1:1 का आपसे कोई और कुछ नहीं पूछा जाता, एक ही पूछा जाता है। फिर आएगा इसके अंदर दूसरी बात करते हैं अपने, 2:1, मोंट मोरिलोनाइट और इलाइट और वर्मिकुलाइट, 3 हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे,
मोंट मोरिलोनाइट, और दूसरा आ जाएगा कौन सा, वर्मिकुलाइट, और तीसरा कौन सा आ जाएगा, इलाइट। तीन याद रहेंगे, ऊपर वाला तो पढ़ लिया ना, ये तो सेव होता जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, ये तो आ गए अपने सीधे सीधे कि इनके नाम क्या है और ये द्वितीय है। यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, 2:1 है, ये बता दो कि दो क्या है एक क्या है, बोले सिलिका और एल्यूमिनियम। दो क्या है, सिलिका है, एक एल्यूमिनियम। यहाँ तक बता दोगे, यहाँ पूछेगा भी नहीं यहाँ पे आपसे। क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखो मोल्ट मोनोलाइट क्या होता है, कौन सी मृदाओं में पाया जाता है, काली मृदाओं में। किसमें पाया जाता है, काली मृदाओं में। दूसरा कौन सा पाया जाता है, वर्मिकुलाइट, काली मृदाओं में। ठीक है, वर्मिकुलाइट बोलते हैं काली मृदाओं को। इन दोनों में फर्क क्या होता है, वर्मिकुलाइट क्या होता है, इसमें जैसे ही पानी डालते हैं इनका विस्तार हो जाता है। क्या हो जाता है, विस्तार हो जाता है। विस्तार समझते हो, फूल जाता है, फैल जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, विस्तारिक होता है। विस्तार का गुण पाया जाता है कि जैसे ही पानी डाला इसके अंदर कले की मात्रा ज्यादा होने के कारण कले क्या हो गया, पानी एब्जॉर्ब कर लिया और उसने अपना सरफेस एरिया, सतह एरिया है वो क्या बढ़ा लिया, जिससे क्या हो गया, ये फूल गई। और जैसे ही पानी वहां से निकला ये क्या हो गई, सिकुड़ गई। ठीक है, तो ये क्या होता है, विस्तारिक होता है। दूसरा पूछा है मोल्ट मिनरेट क्या होता है। मोल्ट मिनरेट क्या होता है, विस्तार तो होता है पर इसका क्या होता है, कुछ स्थिति तक ही होता है, थोड़ा सा होके रह जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, सीमांत विस्तारक। क्या बोलते हैं, सीमांत विस्तारक। ठीक है, और इलाइट का पूछ लिया तो क्या होती है, अविस्तारक। क्या होती है, अविस्तारक। इसका कोई विस्तार नहीं होता है। ठीक है, याद रहेगा, तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है, विस्तारक, सीमांत विस्तारक, अविस्तारक। केलियोनाइट क्या होता है फिर, केलियोनाइट क्या होता है, तो ध्यान रखना केलियोनाइट में क्या होता है, अविस्तारक ही होता है। क्या होता है, अविस्तारक ही होता है। आपसे पूछ लिया जाए केलियोनाइट क्या है, अविस्तारक है। दूसरा, ये ज्यादातर कहाँ पाया जाता है, लाल मृदाओं में पाया जाता है। ठीक है, तीसरा सर्वाधिक पूछा जाए कि इरोजन, क्या अपक्षय, नहीं अपक्षय नहीं, अप्रदन। क्या बोलते हैं, अप्रदन। अप्रदन सर्वाधिक किसका होता है, केलियोनाइट कणों का होता है। किसका होता है, केलियोनाइट का होता है, क्योंकि ये क्या है, सिल्ट से थोड़ा सा ही छोटा है। ठीक है, और ये सारे के सारे क्या, इनमें कले है, जो जितने भी कले उनका आकार और छोटा है। ठीक है, और महीन है, तो ये मजबूती से क्या बंधे रहते हैं। लेकिन ये क्या होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, इसलिए आसानी से क्या होता है, कटाव हो जाता है इसका। तो अप्रदन भी सर्वाधिक किसका होता है, केलियोनाइट का होता है। किसका होता है, केलियोनाइट का होता है। फिर तीसरे प्रकार के पाए जाते हैं 2:2 वाले। क्लोराइट। कौन सा होता है, क्लोराइट। याद रखना, क्लोराइट भी क्या होता है, अविस्तारक होता है। क्या होता है, अविस्तारक होता है। ये हो गया अपने उत्पत्ति के आधार पे खनिजों का वर्गीकरण। यहां तक क्लियर है, लिखवाएं क्या, बाद में लिखवाएंगे। या तो लिख लो इसको पहले एक बार, है ना, फिर आगे पढ़ते हैं। फिर कल दोबारा पढ़ाएंगे तो फिर इतना ही दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। लिखो खनिज, खनिजों की परिभाषा लिखो पहले। लिखो, खनिज प्रकृति में पाए जाने वाले, खनिज प्रकृति में पाए जाने वाले समांग, प्रकृति में पाए जाने वाले समांग अकार्बनिक पदार्थ है। समांग, समान जो होता है ना उसका, उसी से बना है समांग। समांग अकार्बनिक पदार्थ है जिनका निर्माण, जिनका निर्माण
दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक किसे, क्या दो या दो से अधिक है, दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संगठन से हुआ है, तत्वों के रासायनिक संगठन से हुआ है, खनिज कहलाते हैं। अब खनिजों के कुछ छोटे छोटे गुण लिख लो। हाँ, सिमिलर, ठीक है। इसके गुण लिखो, गुण क्या होते हैं लिख लो। चमकीले, कोमा, या एक एक लिखना चाहो तो एक एक लिख लो ऐसे। चमकीले लिख लिया है ना, फिर नीचे वाली लाइन में लिख लो क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय। फिर नीचे लिखो धात्विक एवं अधात्विक, धात्विक एवं अधात्विक। फिर लिखो द्विकोणीय, द्विकोणीय, हाँ, त्रिकोणीय, त्रिकोणीय कोमा त्रिकोणीय, कोमा चतुर्कोणीय, द्विकोणीय, कोमा त्रिकोणीय, कोमा चतुर्कोणीय, व घनाकार संरचना वाले। ठीक है, अगला लिखो, अगला गुण है देखो पारदर्शी एवं अपारदर्शी, पारदर्शी एवं अपारदर्शी। पारदर्शी होते हैं क्या, कौन होता है पारदर्शी? राजस्थान में कांच सर्वाधिक होता है ना, कांच होता है कि नहीं होता है? तो कांच पारदर्शी होता है कि नहीं होता है? होता है ना, पारदर्शी एवं अपारदर्शी। अगला लिखो कठोर, कठोर में डैश करके लिखो। कठोरता के बारे में, कठोरता के बारे में सर्वप्रथम, सर्वप्रथम मोहर, किसने? मोहर नाम के वैज्ञानिक ने, मोहर को अंडरलाइन कर लेना, मोहर नाम के वैज्ञानिक ने वर्गीकरण किया। इनके अनुसार, या इसके अनुसार लिख लो, इसके अनुसार सर्वाधिक कठोर, इसके अनुसार सर्वाधिक कठोर कौन है? डायमंड, हीरा। ठीक है, और सबसे कम कठोर पाउडर, ठीक है, टाल्क। चलो अब लिखो खनिजों का वर्गीकरण, खनिजों का वर्गीकरण। सर्वाधिक कठोर का था हीरा, और सबसे कम कठोर कौन है? पाउडर टाक। ठीक है, चलो लिखो वर्गीकरण, खनिजों का वर्गीकरण। उसमें पहला लिखो उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे।
उत्पत्ति के आधार पे वर्गीकरण हो गया ना। वे खनिज जिनका आकार 2 माइक्रोन या 2 माइक्रोन, ऊपर लिखा था ना अभी, 2 माइक्रोन या 0.002 mm से अधिक हो। कहाँ रह गया भाई? हाँ, देखो क्या लिखा दिया मैंने। ये भूल गए क्या अपन? इस हाँ कोई बात नहीं, इस लाइन के आगे लिख दो प्राथमिक। इस लाइन जहां स्टार्ट हुई ना उसके आगे लिख दो प्राथमिक। जहां लिखा ना वे खनिज, उससे आगे लिख दो प्राथमिक। ये प्राथमिक की परिभाषा लिखा रहा हूं। ये प्राथमिक ही लिखवा रहा हूं मैं ना। तो जहां ये लाइन लिखी ना उसके आगे लिख दो प्राथमिक खनिज, है ना। बोल दिया करो यार। लिख लिया? सबने लिख लिया? ये जो परिभाषा लिखा रहे हैं किसकी लिखा रहे हैं? प्राथमिक की। हाँ, वे खनिज जिसका आकार 2 माइक्रोन या 0.002 mm से अधिक होता है प्राथमिक खनिज कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण लिख लो। प्राथमिक खनिजों के उदाहरण लिख लो बेटा। कौन कौन से हो जाएंगे? क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज के कोष्टक में लिख लेना भूपपड़ी में कुल हिस्सेदारी, है ना। ये जो लिखा है मैंने 36%, ये क्या है? भूपपड़ी में कुल हिस्सेदारी कितने परसेंट पाया जाता है? ये 36%। फिर लिखो फेल्सपार। फेल्सपार, फेल्सपार में लिखो भूपपड़ी में कुल हिस्सेदारी कितनी हो जाएगी? 48%। सर्वाधिक, सर्वाधिक पाया जाने वाला भूपपड़ी में पूछ लिया है कौन सा खनिज है, तो कौन सा है? फेल्सपार। लिख भी लेना इसको अलग से, भूपपड़ी में पाया जाने वाला सर्वाधिक खनिज। फेल्सपार क्या है? भूपपड़ी में पाया जाने वाला सर्वाधिक खनिज। और कितना परसेंट होता है बेटा? 48%। ठीक है, फेल्सपार होता है, ऐसे लिख लो। पोटेशियम फेल्सपार, के लगा के लिख लो। पोटेशियम फेल्सपार को क्या बोलते हैं? ऑर्थोक्लेज। आप लोगों को ऐसे याद नहीं रहे तो सीधा ऐसे लिख लो पोटेशियम फेल्सपार, उसका उदाहरण लिख लो ऑर्थोक्लेज। और उसका रासायनिक सूत्र लिख लो KAlSi3O8। पोटेशियम फेल्सपार कौन सा है? ऑर्थोक्लेज। फिर दूसरा लिखो सोडियम फेल्सपार, उसका उदाहरण क्या हो जाएगा? एल्बाइट। क्या हो जाएगा? एल्बाइट।
एनोर्थाइट, हाँ माइका में भी लिख लेना, माइका भी दो प्रकार की होती है, मस्कोवाइट और बायोटाइट। कौन सी होती है? बायोटाइट। मस्कोवाइट जो लिखा है उसके आगे लिखना, इसको क्या बोलते हैं? सफेद माइका। क्या बोलते हैं? सफेद माइका। और इसको क्या बोलते हैं? काली माइका या ब्लैक माइका। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा माइका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। मस्कोवाइट जो होती है वो क्या होती है? सफेद माइका। क्या होती है? सफेद माइका। और बायोटाइट क्या होती है? ब्लैक माइका, काली माइका। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सफेद जो माइका होती है वो क्या होती है? अधिक कठोर होती है। क्या होती है? अधिक कठोर होती है। और ब्लैक माइका क्या होती है? कम कठोर होती है। मतलब इनका जब अपक्षय होगा तो सर्वप्रथम किसका अपक्षय होगा? बायोटाइट का। किसका होगा? बायोटाइट का, क्योंकि ये क्या है? कम कठोर है। और सबसे बाद में किसका अपक्षय होगा? ठीक है, फिर लिख लो रेत और सिल्ट। इतने उदाहरण याद करना काफी है। और आपसे कभी माइका का प्रतिशत पूछ लिया जाए वो पपड़ी में, कितना? 3%। 3% है। 10 पड़ा है, 3% है। तुम्हारी 12वीं किताब में क्या लिखा हुआ है? कोई बात नहीं, अभी 3 लिखो, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, वैसे 3% ही होता है। लिखिए, अब अगले चलो। द्वितीय खनिज। द्वितीय खनिज। द्वितीय खनिज कौन से होते हैं? वे खनिज जिनका आकार 2 माइक्रोन या 0.002 mm से कम होता है, वो क्या होते हैं? द्वितीय खनिज होते हैं। जल्दी जल्दी लिखो भाई। उदाहरण लिख लो। उदाहरण में लिखो डोलोमाइट। डोलोमाइट पहला लिखो उदाहरण, इसमें मृतिका का बाद में लिखना ना। उदाहरण में पहले लिखो डोलोमाइट। डोलोमाइट। फिर लिखो कैल्साइट। दूसरा उदाहरण लिखो कैल्साइट। अगला उदाहरण लिखो जिप्सम। जिप्सम। अगला लिखो हेमेटाइट। हेमेटाइट। कौन कौन सा हो गया? डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम, हेमेटाइट। हेमेटाइट। ठीक है, लास्ट में लिखो क्ले सिलिकेट। क्ले सिलिकेट्स। क्ले सिलिकेट्स।
ठीक है। अब क्ले सिलिकेट में लिख लो, 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिखो 1:1, 1:1। क्ले सिलिकेट के भाग, बस 2 मिनट, 2 मिनट में हो जाएगी सर। आपसे पूछ लिया है क्ले सिलिकेट के उदाहरण कौन कौन से, तो पहला है 1:1 वाला, कौन है? केलियोनाइट। ठीक है, केविलियोनाइट या केलियोनाइट, लिख लो, तीनों लिख लो। 1:1 लिख लिया, 2:2 के भी लिख लिए, और 2:1 के सारे लिख लिए। लिख लो, आराम से लिख लो। लिखा ना, एक मिनट चल बोल दिया ना सर को, 2 मिनट में। केलियोनाइट 1:1 वाला होता है। ठीक है, हाँ, ये सर्वाधिक लाल मृदाओं में पाया जाता है ना, लिख लो, कोष्टक में लिखना, सर्वाधिक लाल मृदाओं में उपस्थित होता है। 2 मिनट, सर्वाधिक लाल मृदाओं में उपस्थित होता है। फिर लिख लो मोंटमोनाइट और वर्मिकुलाइट, है ना, 2:1 के हैं, इनमें दिखना, ये दोनों में लिख लेना। काले मृदाओं में, बाकी कल लिखवा देंगे। चलो, कहाँ चल रहे थे अपन? वर्गीकरण में चल रहे थे। द्वितीयक हो गए ना? अच्छा, द्वितीयक में माइका लिखवाया था एक में, प्राथमिक में माइका लिखा था बेटा। माइका में भूपपड़ी में पूछा जाएगा तो 3% होता है। कितना परसेंट होता है? 3% होता है। लेकिन रेत में पूछ लिया जाए अपने से, किसमें? रेत में पूछ लिया जाए तो 10% होता है। जो बच्चा 10 बोल रहा था ना, उसका आंसर ये है कि रेत के अंदर किसकी मात्रा? माइका की मात्रा कितनी होती है? 10%। कितनी होती है? 10%। भूपपड़ी में पूछ ली जाए या भूमि में पूछ लिया तो कितनी? 3%। क्लियर है? हाँ, एग्जैक्ट औसत होता है भाई किसी भी चीज का, इसलिए एग्जैक्ट ही पूछा जाता है इसको। 10% देना आपको आंसर। यदि रेत में पूछ लिया जाए तो 10% आंसर देना है। ठीक है, भूपपड़ी या भूमि सीधा पूछ ले तो 3% देना है। समझ में आया? इसको समझ में नहीं आया भाई? माइका का कल प्रतिशत लिखा 3%। यदि आंसर पूछा जाए कि रेत के अंदर माइका कितने प्रतिशत उपस्थित होता है तो 10%। पूछ ली जाए कि भूपपड़ी या मृदा के अंदर माइका का प्रतिशत कितना होता है? 3। क्योंकि रेत तो क्या है? सैंड को बोलते हैं ना अपन, रेत। तो सैंड की बात करें तो वहां 10% है। क्लियर है? चलो, और कोई क्वेश्चन? नहीं, वो भी मैं ही बता रहा हूं, तुम लोग तो कुछ भी नहीं पूछते है ना। अरे कुछ तो पूछा करो, सीखते सीखते सिलेबस हो जाएगा, हैं? चलो, वर्गीकरण चल रहा था। किसके आधार पे हो चुका है? उत्पत्ति के आधार पे वर्गीकरण हो चुका है। किसके आधार पे हो गया है? उत्पत्ति के आधार पे हो चुका है। उत्पत्ति के आधार पे 2 प्रकार का था, कौन सा? प्राथमिक और द्वितीयक। अब दूसरी बात करते हैं, मात्रा के आधार पे वर्गीकरण। दूसरी हेडिंग डालो, मात्रा के आधार पर वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स बेस्ड ऑन क्वांटिटी। अब पूछा जाएगा क्वांटिटी किसकी? इंपॉर्टेंट ये है मात्रा, किस चीज की मात्रा? खनिजों की मात्रा? नहीं, खनिजों का तो वर्गीकरण ही कर रहे हैं, हैं? बिल्कुल सही बात है, खनिजों की मात्रा। और किसके अंदर? ध्यान रखना, खनिजों की मात्रा किसके अंदर बेटा? चट्टानों में। किसमें? चट्टानों में।
जब एक या एक से अधिक खनिज आपस में मिलते हैं, ठीक है, और मिलके क्या बनाते हैं, कोई चट्टान बनाते हैं, ठीक है, संगठन होता है, ठोस पदार्थ बनता है, उसको क्या बोलते हैं, चट्टान बोलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या आता है कि चट्टानों के अंदर उपस्थित खनिजों की मात्रा कितनी है, उसके आधार पे इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, आवश्यक खनिज और सहायक खनिज। कौन कौन से, आवश्यक आवश्यक और दूसरे सहायक। आवश्यक खनिज किसको बोलेंगे, ऐसे खनिज जो चट्टान के अंदर 95 से लेकर 98% उपस्थित होता है। कितने परसेंट होता है, 95 से लेके 98% तक उसकी मात्रा उपस्थित होती है, तो वो क्या हो गया, आवश्यक खनिज। मतलब उस चट्टान को बनाने के लिए सबसे ज्यादा क्या है, वही तत्व उसके अंदर या वही खनिज उसमें उपस्थित है, इसलिए उसको क्या बोल दिया, आवश्यक खनिज। दूसरा सहायक खनिज कौन से होते हैं, मान लो दो कोई तत्व है आपस में जुड़ रहे हैं, पर उसको जुड़ने के लिए कोई तीसरा तत्व जरूरी है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, सहायक खनिज। इनकी मात्रा होती है कितनी, 2 से लेके 5%। कितनी होती है, 2 से लेके 5%। इतना ही याद रखना है कि चट्टानों के अंदर यदि खनिजों की मात्रा कितने परसेंट है, 95 से लेके 98%, तो क्या होगा, आवश्यक एसेंशियल मिनरल्स। और यदि मात्रा कितनी, 2 से 5%, तो उसको क्या बोल दिया, सहायक। ठीक है, क्लियर है। एक तो क्लासिफिकेशन ये हो गया। अब पूछा जाएगा होते कौन से हैं, तो इसमें एग्जाम्पल पूछ लिया जाए। वैसे आप लोगों से एग्जाम्पल नहीं पूछा जाएगा, आपसे प्राथमिक और द्वितीय के ही उदाहरण पूछे जाते हैं, यहाँ से उदाहरण नहीं पूछे जाते। लेकिन याद रखना कैल्साइट, उदाहरण कौन सा हो जाएगा, कैल्साइट, ठीक है। और एक को लिख लो, जिप्सम। ये दो उदाहरण याद रख लो, आप ज्यादा मत करो, है ना। इधर पूछ लिया जाए कि सहायक कौन से होते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है एपेटाइट। नाम सुना है एपेटाइट का, किस किसने सुना है एपेटाइट। तो इधर उदाहरण पूछ लिया तो एपेटाइट याद रखना। ठीक है, तो प्राथमिक द्वितीयक हो गए, किसके आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे। फिर मात्रा के आधार पे पूछ लिया जाए तो कौन से होते हैं, आवश्यक सहायक। फिर अगला वर्गीकरण करते हैं किसके आधार पे, अपेक्षित घनत्व के आधार पे। किसके आधार पे, अपेक्षित घनत्व के आधार पे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सोइल साइंस क्या होती जाएगी, थोड़ी बोरिंग होती जाएगी, है ना। लेकिन जैसे सोइल फिजिक्स स्टार्ट होगी वापस मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। भौतिक गुण जैसे स्टार्ट होंगे मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जैसे ही पोषक तत्व आएंगे फिर बोरिंग हो जाएगा। और जैसे ही वापस क्या आएंगे, फर्टिलाइजर आएंगे, वापस मजा आएगा। तो थोड़ा थोड़ा सा क्या है कि बीच बीच में अपने को क्या करना है, याद करते रहना है, नहीं तो सच में क्या हो जाएगा, जैसे फिजिक्स होती है ना वैसे ऊपर से जाने लग जाएंगे। तो आपके सबसे ज्यादा मतलब मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, सोइल साइंस। हॉर्टिकल्चर क्या है, आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस में आती है, केवल किस्मों में, और बाकी कोई दिक्कत नहीं आती, बाकी सब कर लोगे तुम। किसमें है उनको आपको रटना पड़ेगा, और उसका एक ही तरीका है, उसकी या तो कोई ट्रिक बनाओ अपनी पर्सनल, सबकी अलग अलग ट्रिक होनी चाहिए खुद की, चाहे वो किसी के आधार पे हो, कोई दुश्मन के आधार पे हो, कोई प्रेम के आधार पे हो, ठीक है, कोई माता पिता के आधार पे हो, गांव के आधार पे हो, कैसे भी याद होनी चाहिए, पर याद होनी चाहिए, तो ठीक से याद करना। तो अपेक्षित घनत्व के आधार पे वर्गीकरण, अपेक्षित घनत्व के आधार पे खनिजों को दो भागों में बांटा है, ठीक है। कौन कौन से दो, हल्के और भारी। कौन से हो जाएंगे, हल्के और भारी। इसमें एक ही चीज याद करना है, एक ही पैरामीटर याद करना है, 2.5। क्या याद करना है, 2.5, ठीक है। क्या याद करोगे, 2.5।
और ज्यादा गहराई तक जाना है तो 2.65 2.65 और ज्यादा गहराई तक जाना है। मर्दा का ठोस घनत्व कितना होता है औसतन, पढ़ा होगा ना। मर्दा की पीडी औसतन कितनी होती है, बीडी और पीडी, है ना। याद करो, देखे पढ़ाया तो होगा, आपको तो आना ही चाहिए। क्या इसमें से कुछ ही एक है, इधर वाली है ना। और कण घनत्व कितना होता है, देखो क्यों बोल रहा हूं, इसका कारण है। 2.65 की बात की जाए, मैंने आपने उस टाइम पे पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो बता देंगे आगे, कि जैसे जैसे क्या होता है मर्दा कणों का आकार बढ़ता जाता है वैसे वैसे अपेक्षित घनत्व उसका बढ़ता जाता है। ठीक है, मर्दा कणों का आकार किसका अधिक होता है, सिल्ट और रेत का। और ये दोनों ही क्या है, प्राथमिक या द्वितीयक, प्राथमिक। तो आपको याद रखना है कि इसमें सारा काम उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है इसके अंदर। जैसे जैसे क्या होगा इसके अंदर अपने का अपेक्षित घनत्व बढ़ता जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे उसको क्या बोल देंगे, भारी खनिज, लेकिन कण छोटे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कण छोटे हो जाएंगे। तो हल्के कौन से होंगे, जिनका अपेक्षित घनत्व क्या होगा, 2.65 से कम होगा। और भारी कौन से होंगे, जिनका अपेक्षित घनत्व है 2.65 से अधिक होगा। तो क्या हो जाएंगे, भारी। और 2.65 वाले क्या हो जाएंगे, हल्के। पहला शब्द तो याद ये रखना, 2.65 से ऊपर वाले तो सारे के सारे क्या हो गए, भारी। और 2.65 से कम वाले क्या हो गए, हल्के हो गए। लेकिन इसमें उदाहरण क्या होंगे, जितने भी प्राथमिक खनिज मैंने लिखवाए वो सारे के सारे हल्के में आते हैं। किस में आते हैं, बड़े साइज के हैं, लेकिन इसमें उल्टा सिद्धांत चलता है। जितने भी प्राथमिक खनिजों के उदाहरण है वो सारे के सारे क्या होते हैं, हल्के खनिज होते हैं। क्या होते हैं, हल्के खनिज होते हैं। और जितने भी द्वितीयक मैंने लिखवाए वो सारे के सारे क्या होते हैं, भारी होते हैं। याद रहेगा, यहाँ पे उल्टा होता है क्या, कि आकार जैसे बढ़ता है वैसे क्या हो रहा है, इधर हल्के हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, हल्के हो रहे हैं। इधर उल्टा, उल्टा बताना, अपेक्षित घनत्व में क्या कर रहे हैं, कि जैसे आकार बढ़ा है कणों का। प्राथमिक खनिज किसको बोले थे, हाँ भाई, केप वाला। प्राथमिक खनिज किसको बोला गया था, बिना देखे भाई। जब तक प्राथमिक समझ नहीं आएगा जब तक हल्के भारी समझ नहीं आएंगे। वैसे तो रटना तो रट लेना कि 2.65 से ऊपर वाले भारी और नीचे वाले हल्के, इतना भी रट सकते हो, लेकिन समझ में आना चाहिए। हाँ बेटा, अरे उसको भी नहीं आता, साइड वाले को भी नहीं आता। इसको छोड़, मैं बोल रहा हूँ प्राथमिक खनिज किसे कहते हैं, कल जो पढ़ाया था उसकी बात कर रहे हैं। इसको छोड़ो, इसमें तो कुछ याद करने का है ही नहीं। ट्यूशन तो सबसे ज्यादा प्राथमिक और द्वितीयक से आते हैं आपके, यहाँ तक तो बहुत कम जाता है वो, और जाएगा तो सीधा सीधा डेफिनेशन पूछेगा के बारे की। हाँ, लेकिन कभी उदाहरण पूछ ले तो। अरे प्राथमिक खनिज किसे कहते हैं, ऐसा कोई बच्चा जिसको प्राथमिक खनिज नहीं पता है इसके अलावा, हाँ तुम खड़ी हो। प्राथमिक खनिज किसे कहते हैं, हाँ बेटा आप खड़े हो जाओ। जीरो पॉइंट 002 क्या, सबसे महत्वपूर्ण होता है इकाई, सेंटीमीटर, मीटर, फीट, किलोमीटर, मीटर। शाबाश, आप बताओ। हाँ, 2 mm से अधिक,
0.002 mm। देखो इकाई बहुत महत्वपूर्ण है, इकाई सेंटीमीटर, मीटर तो बहुत हो गया। अच्छा थोड़ा सा दिमाग का टेस्ट कर लूं कि तुम्हारा जिसको क्या बोलते भेजा कितना आ गए। हाँ बेटा तुमसे पहला क्वेश्चन, मान लेते हैं अपने पास क्या है 10 mm। चलो सेंटीमीटर कितना होगा? आपके पास 10 mm है, ठीक है, उसको सेंटीमीटर में लिखना होगा तो क्या हो जाएगा? भाई ये तो पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं, क्या पता है एग्जाम में थोड़ा सा उस इकाई को परिवर्तन करके पूछ लिया जाए। एक, क्या सही है क्या? गलत है ना? जीरो पॉइंट ये यही बोल रहे हो ना? और कोई? अरे बेटा अपना स्केल देखा है कभी? स्केल है? अरे स्केल है क्या? इसमें तीन चीज लिखी हुई आती है, इसमें तीन चीज लिखी हुई आती है, क्या क्या आता है? अरे हमारी वाली अरे साइलेंट, स्केल बचपन से यूज कर रहे हो ना? नर्सरी का बच्चा स्केल रखता है आजकल, है ना? स्केल के अलावा तो बात ही नहीं करता। इसके अंदर तीन चीज आती है, क्या क्या आता है? ये बड़े बड़े खांचे दिख रहे हैं ऊपर, है ना? ये तो क्या होते हैं इसमें? इंचेज होते हैं। ये बड़े बड़े होते हैं, क्या होते हैं? इंचेज होते हैं। और एक फीट में कितने इंच होते हैं? किस बच्चे को पता है? 12 होते हैं क्या? 6 होते हैं। ये 1 2 3 4 5 6, 6 तो इसके अंदर है, 12 होते हैं। आपसे पूछ लिया एक फीट में कितने इंच होते हैं, ये तो बता दोगे। इधर फिर गिनती लिखी हुई है 15 तक, लिखी हुई क्या 15 तक? ज्यादातर स्केल होते हैं उसमें ये वाला स्केल यूज करते हैं जिसमें छोटे छोटे खाने होते हैं, एक तरफ बड़े बड़े, ये 15 और लिखे हुए हैं। अब हाँ बेटा तुम्हारी हाइट क्या है? 5 5.5, कोई बात नहीं, कम ज्यादा वो कोई दिक्कत नहीं है। अरे मेरे 4.5 है, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है ना? सारे काम हो गए, अब क्या बाकी है? इसको सेंटीमीटर में बदल के बताओ बेटा। देखो जिसमें दिमाग है ना वो तो समझ गया क्या करना है। $5,500। अरे कहाँ चले गए? ठीक है 5,500। अरे भाई जब आर्मी का टेस्ट होता है या पुलिस का टेस्ट होता है तो बोला जाता है महिलाओं के लिए आवश्यक लंबाई मिनिमम 152 सेंटीमीटर, ठीक है, पुरुषों के लिए मिनिमम 168 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ बोला जाता है क्या? अलग अलग राज्य सेंटर की बात की जाए या सबके अलग अलग है? आर्मी बोलता है 170 बोलता है, ये क्या है 170 सेंटीमीटर? अब तो आधे से ज्यादा तो क्या है कि नींद में रहते हैं। देखो बेटा इस साइड एक तरफ 6 लिखे हुए हैं, ये मोटे खाने, ये क्या है? इंचेज। एक फीट में पूछ लिया जाए तो कितने इंच होते हैं? 12 इंच, ठीक है, कितने इंच होते हैं? 12 इंच। दूसरी तरफ होते हैं सेंटीमीटर वाले, ठीक है, ये 15 जो लिखे हुए क्या है? सेंटीमीटर। ये 15 कहाँ लिखे हुए हैं? आधे के अंदर, ये आधा फीट है, क्या है? आधा फीट।
तो 1 फीट में कितने हो जाएंगे? 30 सेंटीमीटर। कितने हो जाएंगे? 30। इसको मैं गुणा कर दूं 30 से, तो तेरी हाइट आ जाएगी सेंटीमीटर में। ठीक है, किसी पड़ोसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं आर्मी में जा सकता हूं या नहीं जा सकता। निकाले कितना हो गया? कितने? 165 हो गए क्या? अब भाई राजस्थान पुलिस में तू जा सकता है, आर्मी में नहीं जा सकता, है ना। अब बेटा इनके बीच में छोटी छोटी लाइनें और है, छोटी छोटी लाइनें होती, कितनी लाइनें होती है ये? 10 होती है क्या? अरे कितनी होती है? 10 होती है ना? होती कि नहीं होती है? अरे जब ग्राफ बनाया होगा कभी स्कूल के अंदर, तो इन लाइनों का इस्तेमाल किया होगा कि कितने पॉइंट पे लेके जाना है, कि 4.1 सेंटीमीटर, ये से कुछ लाइनों का उपयोग किया था कि नहीं किया था? तो ये क्या होते हैं? 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। कितने? 1 सेंटीमीटर के बीच में कितने होते हैं? 10 होते हैं। यदि सेंटीमीटर को एमएम में बदलना है तो क्या करेंगे? 10 से क्या कर देंगे? सेंटीमीटर को एमएम में, मिलीमीटर में बदलना है तो क्या कर देंगे? 10 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 10 से गुणा कर देंगे। हमेशा क्या होता है, जैसे जैसे इकाई छोटी होती जाती है वैसे वैसे संख्या बढ़ती जाती है। समझ गए? अब मैं बोल दूं आपको सीधी भाषा में, 1 फीट, इसको एमएम में बदलिए, इसको एमएम में बदलिए। कोई बात नहीं, आप लोगों को नहीं आ रहा तो ये बेटे जिनको भी नहीं आ रहा, ये काम आएगा। जैसे सोइल फिजिक्स पढ़ाऊंगा ना वहां काम आएगा। भाई सबसे पहले तो क्या हो जाएगा? बोले इसको सेंटीमीटर में बदलो। कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 30 सेंटीमीटर। फिर इसको किस में बदलोगे? एमएम में बदलोगे। 1 सेंटीमीटर कितने एमएम होते हैं? 10। तो 30 को और गुणा कर दो 10 से। अरे 1200 क्यों हो जाएगा भाई? और गुणा कर दो, कितने हो जाएंगे? अब ये चीज किसको समझ में आई, किसको नहीं आई, दोबारा समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ एमएम, एमएम, ठीक है। चलो बैठ जाओ, शुरू से समझाते हैं, अच्छे से समझाते हैं। मिनरल तो वैसे भी आज पूरा करवा देंगे। बेटा 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? सबको पता है। क्या हो जाएंगे? 1000 मीटर। अब मीटर को और छोटे में जाएंगे तो क्या आएगा? सेंटीमीटर। कितने होते हैं सेंटीमीटर? अब पहले ये पता होना चाहिए, हाँ इसको पता है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1000 से 100 को गुणा कर देंगे, कितने हो जाएंगे? 10,000। 1000, ठीक है, 10,000, 1,00,000। किस किस को पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं? ये तो सबको पता होगा ना। अब ये क्या आ गया अपने पास? सेंटीमीटर। इसको फिर एमएम में बदलेंगे। एक जीरो और लगा देंगे। बेटा आज इतनी लेट कैसे? लेट कैसे आ रहे हो? रुक जाओ, घर से आए थे। एडमिशन कब का है? 1.5 महीने कर ली थी कोचिंग, मैं बीएससी एग्जाम देने गया। तो मेरी क्लास में पहली बार आए हो क्या? हाँ तो आज तो अलाउ हो बेटा, कल से लेट अलाउ नहीं है ना। आराम से बैठ। और क्या लगा देंगे बेटा इसमें? 1 जीरो और लगा देंगे क्या? अरे भाई एमएम में करेंगे तो 1 जीरो और लगा देंगे। तो क्या कर देंगे? ये क्या आ गया? एमएम। ये चीजें कहाँ काम आएगी? जब आपसे पूछा जाएगा कि 1 हेक्टेयर भूमि के अंदर अपने को 1 सेंटीमीटर पानी भरना है, 1 मीटर पानी भरना है, ठीक है, या 1 एमएम पानी भरना है, तो वहां पे ये चीजें सबसे पहले पता होनी चाहिए। तो ये तो हो गया अपन किलोमीटर से कहाँ पहुंच गए? मिलीमीटर तक, ठीक है, पहुंच गए। दूसरा फीट का बताया मैंने, फीट समझ में आया? अरे भाई 1000 सेंटीमीटर क्यों होते हैं 1 मीटर में, ये बताओ।
1 फीट में कितने बताए मैंने? 30 सेंटीमीटर। कितने बताए? 30 सेंटीमीटर। मेरे को चुप रहना, कोई नहीं बोलेगा। हाँ बेटा खड़े हो जाओ आप खड़े हो जाओ, हाँ खड़े हो जाओ, हाँ। एक फीट, 1 मीटर के अंदर कितने फीट होते हैं बेटा? 1 मीटर में फीट कितने होते हैं? अरे भाई कैसे काम चलेगा? ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे अपने, ठीक। 3। और कोई बच्चा? मैं क्यों पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को जब बेसिक नहीं आता तुमको? हाँ आप खड़े हो जाओ बेटा। थर्ड। अरे 1 मीटर कपड़ा लेने जाते हो, उसमें फिट में बोल दे वो दुकान वाला, तो क्या बताओगे भाई? समझोगे कि नहीं समझोगे? तो बेटा इसने एक शब्द बोला कि एक जो मीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर होते हैं? सेंटीमीटर से आंसर दे दिया। अब मैंने बोला कि 1 फीट के अंदर कितने सेंटीमीटर है? 30 सेंटीमीटर। तो 100 कैसे आए? तो ध्यान रखना हमेशा 3.33 होता है। कितना होता है? 3.33। इसको मैं 30 से गुणा करूंगा तो क्या सही आ जाएगा? क्या 100 आ जाएगा? क्या आ जाएगा? क्या 100? अरे करो तो भाई, ये तो हमारी तरफ देख रहे हैं। क्या आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तुम्हारी तरफ से तो आ गया, इनकी तरफ से आ ही नहीं रहा अभी। करो देख, करो 30 कॉपी में करो बेटा, सब करो। 3.33 को 30 से गुणा करो। 100 आ गया कि नहीं आ गया? कन्वर्जन हुआ कि नहीं हुआ? फैक्टर में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? उर्वरक पढ़ाऊंगा या सिंचाई पढ़ाऊंगा या फिर कहीं पे कोई न्यूमेरिकल आएगा बीडी पीडी से, सारी चीजें काम आएगी वहां पे। तो ये बेसिक चीजें तो पता होना चाहिए अपने को। और किसी को नहीं आ रहा कोई बात नहीं, पूछ लो। आज नहीं पूछोगे तो कभी नहीं पूछ सकते। कल नौकरी लग गई तो ऑफिस में जाएंगे, वहां पे कोई मेरा जैसा अधिकारी मिल जाएगा, वो अधिकारी जाते ही बेइज्जती करेगा। क्या बोलेगा? पेपर लेके आया है, चीटिंग करके आया है, यही बोलेगा। यदि आपको नॉलेज नहीं है तो बेसिक चीजें हैं, नहीं आ रही तो पूछ लो, बैठ जाओ। कोई बात नहीं, नहीं आ रही नहीं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। गाँव से आए हो, कहीं पे मैथ का टीचर नहीं है, कहीं पे क्या नहीं है, कहीं स्कूल ही नहीं जा रहे हैं, है ना। 15 अगस्त को तो स्कूल ही नहीं जा रहे हैं। अब उसको बोले गाना गाओ तो कैसे गाएगा? है? चलो लिखो बेटा, पहले लिख लो उसको। दूसरा लिखो, मात्रा के आधार पे वर्गीकरण। इसको खत्म करते हैं एक बार। मात्रा के आधार पे वर्गीकरण, दूसरा वर्गीकरण लिखो। मात्रा के आधार पे वर्गीकरण लिखो। मात्रा के आधार पे पहला लिखो, आवश्यक खनिज। 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? आवश्यक और सहायक खनिज। पहले लिखो आवश्यक खनिज। लिखो वे खनिज वे खनिज जो किसी चट्टान का अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है बेटा, अभी देखते हैं तुम्हारे भी। हाँ, वे खनिज जो क्या लिखवाया? जो किसी चट्टान का मुख्य भाग होते हैं, मुख्य भाग होते हैं, मुख्य भाग होते हैं और और इन खनिजों की इन खनिजों की मात्रा चट्टान में
95 से 98% होती है। कितने परसेंट होती है? 95 से 98% होती है। क्या कहलाते हैं? आवश्यक खनिज कहलाते हैं ना। उदाहरण लिख लो, कैल्साइट, जिप्सम। हाँ बेटा, कहां से आ रहे हो बेटा? पानी भरा हुआ था? भीग के तो आया नहीं यार कहीं से भी। चलो, उदाहरण लिख लो, कैल्साइट, जिप्सम, और एक और लिख लो, सिलिकेट क्ले। सिलिकेट क्ले। और सिलिकेट क्ले को क्या कर लो? अंडरलाइन कर लो बेटा। सिलिकेट क्ले लिख लिया। अब दूसरा लिखो, सहायक खनिज। दूसरे लिखो, सहायक खनिज। वे खनिज कैल्साइट, जिप्सम और सिलिकेट क्ले उदाहरण थे आवश्यक खनिजों के। हाँ भाई, मेरे से पूछ, उसको क्या आ रहा है, मेरे से पूछ, नहीं समझ में आया तो। लिखो कैल्साइट, दूसरा लिखो जिप्सम, और तीसरा सिलिकेट क्ले। चलो, सहायक खनिज में लिखो, वे खनिज जिनकी चट्टानों में कुल मात्रा, वे खनिज जिनकी चट्टानों में कुल मात्रा 2 से 5% होती है, सहायक खनिज कहलाते हैं। उदाहरण लिख लो, एपेटाइट। उदाहरण लिख लो, एपेटाइट। और लिखना चाहो तो लिख लो मैग्नेटाइट। वैसे एपेटाइट पूछा जाता है। ठीक है, एपेटाइट, मैग्नेटाइट। चलो अगला लिखो वर्गीकरण। यहां हो गया। तीसरा वर्गीकरण लिखो, आपेक्षित घनत्व के आधार पे वर्गीकरण। लिखो, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपेक्षित घनत्व के आधार पर वर्गीकरण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले लिखो, हल्के एवं भारी खनिज। लिखो, हल्के खनिज। हल्के खनिज, वे खनिज जिनका आपेक्षित घनत्व है, जिनका आपेक्षित घनत्व है 2.65 ठीक है, से कम होता है, हल्के खनिज कहलाते हैं। अब बात यहाँ क्यों चल रही थी अपने प्राथमिक और द्वितीय की, कि जितने भी हल्के खनिज है उनको किस में लिया गया है? प्राथमिक में। ठीक है, या बोल सकते हैं जितने भी प्राथमिक उनको कहाँ लिया गया है? हल्के में। तो उदाहरण लिख लो, उदाहरण लिखो बेटा, जितने भी प्राथमिक खनिज थे वो इसके उदाहरण हो जाएंगे। मात्रा किसमें है? ये अपेक्षित घनत्व की इकाई लिखवाई थी कल ही परसों, है ना। घनत्व की इकाई क्या होती है?
देखो ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है इसको, या ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर ऐसे लिख दो, ठीक है, या फिर क्या लिख दो इसके, केजी क्यूबिक मीटर। ये सारी सारी घनत्व की इकाइयां है। अब वो जो मैं बता रहा था ना, इकाई परिवर्तन करके, वो यहां देखो आ गई। यहां क्या ग्राम था, ठीक है, नीचे क्या था, सेंटीमीटर, क्या था, सेंटीमीटर। इधर क्या है, किलो हो गया, तो इसकी भी इकाई बड़ी ले ली अपन ने, ये क्या हो गया, मीटर आ गया, दोनों में बराबर हो गया। कि 1 किलो को अपन ग्राम में परिवर्तन करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 1000, ठीक है, और 1 मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 100। लेकिन यहाँ बात किसकी होती है, आयतन की बात होती है, 3 चीजों की बात होती है। तो 100 को क्यूब में लिखते तो 1000 के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ इकाइयों का परिवर्तन, तो इकाई लिख लेना, लिखना चाहो तो अपेक्षित घनत्व की इकाई, इनमें से कोई भी पूछ सकता है, सारी एक ही बात है, ये भी एक ही बात है, ये भी एक ही बात है, ये भी एक ही बात है, ये इकाई सब एक ही है। ये जब अपेक्षित घनत्व पढ़ाएंगे वहां पे बता देंगे। तो एक लिख लो, कोई भी इसमें से कोई भी एक इकाई लिख लो वहां लिखना चाहो तो। चलो उदाहरण लिखो, क्या क्या उदाहरण हो जाएंगे, प्राथमिक खनिजों के जितने उदाहरण थे वो सारे सारे लिख लो। कौन कौन से हो जाएंगे भैया, अब बताओ। हाँ चलो अब लिखो भारी खनिज। अरे उदाहरण याद होंगे ना अब तो, प्राथमिक वाले पीछे देख लो। हाँ जी, आप खड़े हो जाइए और ये बताइए, प्राथमिक खनिज के अंदर फेल्सपार लिखवाया था कल मैंने। फेल्सपार में जिसमें कैल्शियम पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, कैल्शियम फेल्सपार का क्या नाम है। ऑर्थोपेडिक है, सही नहीं सुना, सही से सुनो, आप खड़े हो जाओ। प्राथमिक खनिजों के 3 उदाहरण मुख्य रूप से लिखवाए थे, कौन कौन से लिखवाए थे, फेल्सपार, क्वार्ट्ज और माइका, ठीक। फेल्सपार के अंदर ये बताओ, जिसके अंदर सोडियम पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं। हाँ एनार्बो, इसका मतलब आप घर जाके नहीं पढ़ते हो, इसका मतलब यहां से गए, छोटे बच्चे होते हैं स्कूल वाले, नर्सरी क्लास के, पहली दूसरी क्लास के बच्चे, उसकी तरह ले जाके कॉपी को साइड में, है ना। अब मम्मी पापा भी नहीं है यहाँ पे कि जबरदस्ती होमवर्क करवा देंगे, तो यही होमवर्क है आपका, जाकर रिविजन करना। चलो ये सही बोल रही है, एल्बाइट क्या होता है, सोडियम जिसमें पाया जाता है एल्बाइट, कैल्शियम पाया जाता है क्या होता है, एनॉर्थाइट, ठीक है। फिर पूछ लिया जाए पोटेशियम पाया जाता तो क्या हो गया, ऑर्थोक्लेस्ट, ठीक है। ये याद रखना, ये सारे के सारे किसके उदाहरण है, हल्के खनिजों के उदाहरण है। किसके हैं, हल्के खनिजों के उदाहरण है, या प्राथमिक खनिजों के उदाहरण है। बैठ जाओ, ठीक है। उदाहरण पूछ लिया जाए आपसे, देखो भारी खनिज, वे खनिज जिनका आपेक्षिक घनत्व किससे अधिक हो जाएगा, 2.65 अथवा 65 अथवा सामान्यतः 2.85 से अधिक होता है।
सामान्यतः 2.85 2.85 से अधिक होता है, बारीक खनिज कहलाते हैं। उदाहरण द्वितीय खनिज कौन कौन से थे? और जो आपके आता है लिखो, इसमें जो आपके पूछा जाता है हेमेटाइट। हेमेटाइट ठीक है। एपेटाइट लिख लिया, नहीं एपेटाइट नहीं, हेमेटाइट लिख लिया। फिर बाद में अगला कौन सा है? द्वितीय के सिलिकेट क्ले लिख लो, सिलिकेट क्ले। सिलिकेट क्ले दूसरा उदाहरण लिखो, बारीक खनिज में सिलिकेट क्ले। ठीक है, सिलिकेट क्ले में कुछ भी पूछ ले, केलियोनाइट, वर्मिकुलाइट, ठीक है, मोन्टेमोलाइट, इलाइट, क्लोराइट, ये सारे के सारे क्या हैं? सिलिकेट क्ले के उदाहरण हैं। फिर उनका अलग अलग वर्गीकरण अपन ने कल किया था, तो उनमें से इधर आप खड़े हो जाओ बेटा, विस्तारक 2:1 वाला सिलिकेट क्ले का उदाहरण कौन सा है? विस्तारक 2:1 वाले सिलिकेट क्ले का उदाहरण कौन सा है बेटा? बताओ। मोन्टमिलराइट, इलाइट, और एक और बोल दे, सारे आ जाएंगे फिर। हैं? दो तो बोल दिए, दो और बोल दे। चलो बेटा, क्या है? वर्मिकुलाइट। क्या है? वर्मिकुलाइट। सीमांत पूछ लिया जाए तो कौन सा है? मोन्टमिलराइट। ठीक है, असीमांत पूछ लिया या अविस्तारक पूछ लिया जाए तो कौन से हैं? एलाइट, केलियोनाइट, ठीक है, और क्लोराइट भी उसी, सारे उसी के उदाहरण हैं। फिर पूछ लिया जाए 1:1 वाला तो केलियोनाइट, ठीक है, पूछ लिया 2:2 वाला क्लोराइट। मोन्टमिलराइट होता है 2:2, बोल रहा हूं मैं, 2:2 क्या होता है? क्लोराइड। ठीक है, अब कुछ से महत्वपूर्ण बिंदु लिखो। हाँ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपसे जो पूछा जाएगा वो यही है। सबसे ज्यादा सिलिकेट क्ले और हेमेटाइट पूछा जाता है। बाकी द्वितीय खनिज जितने भी सारे सारे किस में आते हैं? बारी में आते हैं। ठीक है, यदि आपसे द्वितीय दे दिया जाए और वहां पे पूछ लिया जाए इनमें से भारी कौन सा है, तो फिर द्वितीय को ही आपको वहां पे आंसर लगाना है। ठीक है, हाँ, द्वितीय खनिज वे खनिज होते हैं जिनका आकार क्या होता है? 2 माइक्रोन या 0.002 mm से कम होता है। फिर भी भारी हैं, ये अपेक्षित घनत्व की बात है, जब घनत्व पढ़ाएंगे तो समझ में आएगी चीजें। चलो लिखा, महत्वपूर्ण बिंदु लिखो। रूपांतरित चट्टानों को कायांतरित चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है। कायांतरित चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है। फिर लिखो, क्वार्ट्ज खनिज, अगला पॉइंट लिखो, लिख लिया। रूपांतरित चट्टानों को किस चट्टान के नाम से जाना जाता है? कायांतरित चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है। फिर लिखो अगला पॉइंट, क्वार्ट्ज खनिज
सर्वाधिक अपक्षय के प्रति प्रतिरोधी होता है। मतलब सबसे कम वेदरिंग की बात की जाए, अपक्षय की बात की जाए तो किसका होता है? क्वार्ट्ज का होता है। ठीक है, प्रतिरोधी है मतलब सबसे कम अपक्षय इसका होगा। लिखो फिर, फेल्सपार खनिज में मुख्य एल्यूमिनोसिलिकेट, फेल्सपार खनिज में मुख्य एल्यूमिनोसिलिकेट किसको बोलते हैं? जिसमें एल्यूमिनियम प्लस सिलिका दोनों पाई जाती है। ठीक है, मुख्य एल्यूमिनोसिलिकेट पोटेशियम, सोडियम एवं कैल्शियम पाए जाते हैं। मुख्य एल्यूमिनोसिलिकेट कौन कौन से पाए जाते हैं? अब ये तो मैंने कल भी लिखवा दिया था, उसी चीज को दोबारा लिखवाया है। क्या कल लिखवाया था क्या? ये मैंने कहाँ लिखवाया था बताओ? हाँ, क्या लिखवाया था? जब फेल्सपार का वर्गीकरण किया था ना, तो यही चीज लिखवाई थी। लेकिन ये ऐसे पूछ लेते तो आप एग्जाम बोलते कि सर आपने पढ़ाया ही नहीं। बोलते कि नहीं बोलते? क्योंकि उसके फॉर्मूले में एक एल्यूमिनियम और एक सिलिका होता है, इसलिए उसको क्या बोल दिया? एल्यूमिनोसिलिकेट। क्या बोल दिया? एल्यूमिनोसिलिकेट। और किस किस की एल्यूमिनोसिलिकेट किस किस के साथ में होता है? पोटेशियम के साथ में, कैल्शियम के साथ में और सोडियम के साथ में। तो ऐसा कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि तो आंसर अपने को सीधा देना है। ठीक है, फिर लिखो बेटा, लिखो जल का जमाव बिंदु पर लिखो जल का जमाव बिंदु पर कुल आयतन बढ़ता है। कितना बढ़ता है? डेश करके लिख लो, 9%। 9%, जो कि 4 डिग्री सेल्सियस तापमान से नीचे जाने पर बढ़ता है। मतलब जैसे ही 4 डिग्री से नीचे चला गया, आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसीलिए देखा होगा आपने, बर्फ पे पानी के ऊपर तैरती है। क्यों तैरती है? क्योंकि पानी का जो आयतन है वो क्या है? कम है, और बर्फ क्या हो गया? फैल गया। मतलब उसके अंदर कोई ना कोई चीज आई है। ठीक है, तो मतलब वो बर्फ क्या हो गया? पानी की तुलना में हल्का हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो वो पानी के ऊपर तैरता है, क्योंकि उसका क्या है? आयतन बढ़ गया है। तो चीज तो वही थी, लेकिन आयतन बढ़ गया, मतलब वो हल्का तो हुआ ही है, थोड़ा सा बड़ा है वो, लगभग 10% बड़ा, थोड़ा सा भी क्या है। चलो अगला पॉइंट लिखो,